साकार करता है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर देश के सामने रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा जो विजन है वो ये बजट देश के सामने रखता है और इसी विजन को साकार करने की दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और इसी विजन को साकार करने की दिशा में कदम जो हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो संसद के पटल पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट था जो उन्होंने पेश किया है और एक महिला होने के नाते बेहद कैलकुलेटिव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अपने कैलकुलेशन के जरिए उन्होंने हर एक वर्ग पर फोकस किया है। लेकिन जहां पर प्रतिक्रियाओं की बात आ रही है तो इस बजट को अभी फिलहाल तोला जा रहा है कि कुल मिलाकर यह बजट दरअसल कैसा है, क्योंकि हर क्षेत्र पर फोकस तो किया गया है। स्थिरता की बात तो यहां दिखती है, विकास की बात तो यहां दिखती है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये भी कह रहा है कि बजट सिर्फ लोक लुभावन है, सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं, लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के हाथ कुछ नहीं आया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? यही सब नापने तोलने की कोशिश आज हम कर रहे हैं और पूरा एनालिसिस, सटीक विश्लेषण हम आपके सामने रख रहे हैं बजट 2026-27 को लेकर। एक तरफ जहां हम जीडीपी की बात करते हैं, एक तरफ हम फोर्थ इकोनॉमी की बात करते हैं, एक तरफ हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसको और बल देने के लिए ये बजट कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, कितना कारगर साबित होगा, इन तमाम पॉइंटर्स पर विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। प्राइम न्यूज़ लगातार आपको बजट पर विशेष कवरेज दिखा रहा है और आप दिन भर हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि हम आपके सामने बजट 2026-27 को लेकर एक विशेष कवरेज लेकर आए हैं जहां पर हम पूरा एनालिसिस और सटीक विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, छोटे उद्योगपति हो, हर एक सेक्टर पर फोकस करते हुए हर इस किसी को एक सूत्र में पिरोने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। संसद में आपको बताएं कि आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश हुआ है और पहली बार ऐसा है जब रविवार को बजट पेश हुआ है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। हर जिले में गर्ल हॉस्टल को सौगात दी गई है, गर्ल्स हॉस्टल की सौगात हर जिले में दी गई है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। स्टेम तक का बड़ा प्लान किया गया है। वित्त मंत्री ने ये बातें कही हैं। इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। हालांकि इस स्लैब से अभी भी जो जनमानस है वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन अभी फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन इस साल नहीं दिया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा होगी। बजट के बाद शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वें बार देश का बजट पेश किया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे अपनी चर्चा करेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं विपक्ष के तौर पर। प्रवीण सिंघल हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण सिंघल जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, लगातार हम बजट पर एनालिसिस सुबह से कर रहे हैं। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट अपना पढ़ना स्टार्ट किया, भाषण उनका स्टार्ट होता है, बजट अब हम सबके सामने है। आपके नजरिए से अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो इकोनॉमिकली आपको क्या लगता है, ये जो बजट पेश किया गया है वो वाकई में ग्रोथ सेंट्रिक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पर फोकस करता है या नहीं करता है? किस तरीके का ये बजट है? क्या ये वाकई में विकास की दिशा में जिस तरीके से हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं उससे और बल मिलेगा? ये जो बजट है, माना कि ये बजट आम आदमी का नहीं है, पर इंडिया को ग्रोथ देने वाला बजट है ये। हाँ। कि जो हमारा विजन है कि हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसके हिसाब से बजट काफी कारगर साबित रहेगा। इसे बहुत कुछ दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया है, शहरी विकास करने के लिए दिया गया है, किसानों को दिया गया है, महिलाओं को लिए बहुत कुछ दिया गया है। तो ये बजट जो है हमारे विकास की जो दर है अभी 7.4 है, इसको आगे बढ़ाते हुए थर्ड इकोनॉमिक ऑल ओवर वर्ल्ड बनाने की दिशा में कदम है। तो बिल्कुल आपका यानी कि ये कहना है कि आम जनमानस बेशक कह रहा हो कि हमें पर्सनली कुछ इससे इतना नहीं मिल रहा है, ये वो जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं, लेकिन जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं उस दिशा में ये बजट बहुत फायदेमंद साबित होगा। और अगर इसे हम डिटेल में समझे प्रवीण सिंघल जी, तो ज़रा अच्छी तरीके से हमें समझाइए कि वो कौन कौन से ऐसे बड़े मुख्य बिंदु हैं जिसकी वजह से हम ये कहें कि अगर आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है तो जल्द ही हम तीसरी भी बन जाएंगे, और ये वो बिंदु हैं जो
हमें लाभ पहुंचाएंगे? एक तो इसमें आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से हमारा थोड़ा निगेटिव सेंस चल रहा है, वहाँ पे कपड़े के लिए दिक्कत आ रही है। पहले होता क्या था, हमारा जो व्यापारी वर्ग है बांग्लादेश में यार्न भेजता था, वहां से कपड़ा बन के आता था, उसको हम आगे सेल करते थे। तो अब टेक्सटाइल पार्क इसके लिए बनाए जा रहे हैं। नंबर 2, जो वहाँ ट्रम्प जी हैं, उन्होंने मोदी जी को काफी थ्रेट दी थी डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाने के लिए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के बढ़ाने के लिए आगे यहाँ पे काफी सुविधा दी गई है, जिससे जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं ट्रम्प जी, उससे हमें ज्यादा फर्क हमें ना पड़े। तीसरा, इसके अलावा एक हमारी महिलाओं के लिए काफी कुछ दिया गया है। जैसे महिला के लिए शी मार्ट एक स्कीम लाई गई है, जो हमारी उद्यमी महिला है, जो लखपति दीदी की जो स्कीम चलाई गई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मार्केट में जाती है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको बड़ी दिक्कत सामने आती थी। उसके लिए उन्होंने शी मार्ट की एक स्कीम लाई गई है, जिसके जितने जो उनके प्रोडक्ट हैं, शी मार्ट में जो हब है वो हब परचेज करेगा, आज उनको सेल करेगा। तो ऐसे काफी स्कीम 10,000 करोड़ दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और पहले जो बजट था हमारा लास्ट 11 लाख करोड़ का था एक्सपेंडिचर का, इस साल उसको 10% बढ़ा के 12 करोड़ 20 लाख तक कर दिया गया। तो देखिए, ये वो बिंदु हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, इकोनॉमिकली तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आम जनमानस को थोड़ी सी शिकायतें हैं जो सुनने को मिल रही हैं। उनका ये कहना है कि पर्सनली हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं आई जो हम उम्मीदें कर रहे थे। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। शेयर मार्केट का हाल हमने देखा कि जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो कैसे शेयर मार्केट धड़ाम होता है। तो आम जनमानस कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ अभी इतना बड़ा पॉइंट नहीं है जिससे हम बहुत खुश हो जाएं। मोनिका जी, अगर गंभीर बीमारी हो आपको तो कड़वा दवाई तो आपको पीनी पड़ेगी, और अगर डॉक्टर सही है तो आपको कड़वा दवाई पिलाकर ही आपको निरोग कर सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने रेजिम में घोटाले पे घोटाले, स्कैम पे स्कैम और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था, तो यकीन मानिए कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जा गिरी थी, और वहां से उसको पटरी पर लाना एक कवायद है, और बहुत ही कठिन कवायद है। हम मानते हैं आपकी इस बात को कि हमारा बजट लोक लुभावन नहीं है। हमने आपके हाथ में चॉकलेट नहीं थमाई है जी, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जब देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कितना ध्यान दिया है? हाँ। 20 जल मार्ग बनेंगे, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रावधान है। उसके अलावा सड़कों को और पुलियों को बनाने के लिए बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए बजट पर वो क्या बयान दे रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट लोकतंत्र, भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को
हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है।
मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए, जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप यहाँ पर सुन रहे थे जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों के इस विजन को, सरकार के इस विजन का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बेहतरीन बजट है जो कि संसद के पटल पर आज रखा गया है, देश की जनता के लिए रखा गया है, बजट 2026-27। तो मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख करते हैं। आलोक वत्स बीजेपी की नेता, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रवीण सिंघल अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। इसके साथ ही संजय भारद्वाज भी सीए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, आलोक वत्स जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप इस बात को स्वीकार करते हुए वाकई में जिस तरह से कह रहे थे कि माना कि जनता के हाथ में चॉकलेट नहीं दी गई है, लेकिन जो बजट है वो देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बेहद अग्रणी बजट है और इस दिशा के लिए बहुत बेहतरीन कदम इस बजट के माध्यम से उठाए गए हैं। कैसे जनता को ये बातें तमाम समझाएंगे कि ये बजट वाकई में एक ऐसा बेहतरीन बजट है जो आप सभी के लिए बहुत बेहतर है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम मुद्दा जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आलोक वत्स जी अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। आलोक वत्स जी ऑडियो अनम्यूट कीजिए जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। देश का नागरिक अब बहुत प्रबुद्ध हो चुका है और वो किसी के झांसे में आने से झांसे में नहीं आ रहा है। वो सब चीजों को की बारीकियों को समझता है, तभी हमें लगातार रिपीट कर रहा है। ये इस बात का संकेत है जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां, हमारी राष्ट्र को आगे बढ़ाने की नीतियां, हमारे सबका साथ सबका विकास में समाज के हर वर्ग को आगे ले चलने की कवायद से वो संतुष्ट हैं, इसलिए हमें सत्ता में बनाए हुए हैं। ये बजट दूरगामी परिणाम का है। मैंने पूर्व में भी कहा था, लोक लुभावन नहीं है, जनता के हाथ में चॉकलेट देने का बजट नहीं है, लेकिन जनता के भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य सुधारने का बजट है। ठीक है। जिस भी सेक्टर को आप ले, एमएसएमई को ले, महिलाओं को ले, किसानों को ले, रोजगार करने वालों को ले या इंडस्ट्रीज को ले, सबके लिए समान रूप से प्रावधानें की गई है। बच्चों के लिए ले, तो ये बजट देश का जो हमने लक्ष्य ठाना हुआ है 2047 तक विकसित भारत का, हाँ, उसको आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान देगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ऐसा ही विश्वास जनता का भी होगा। तो जनता भी विश्वास करे और जनता का भी विश्वास होगा कि 2047 तक जिस तरीके से हम विकसित भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस दिशा के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही रुख है एक विपक्ष के तौर पर? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, हमने अखिलेश यादव को सुना जिन्होंने ये कहा कि जो बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है और सरकार जो बजट बनाती है मात्र देश के 5% लोगों के लिए बनाती है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि किस तरीके से आप इस बात को जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पर किसानों की बात हुई है, युवाओं की बात की गई है, स्टेम की बात की गई है, यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए बात की गई है, मेडिकल क्षेत्र के लिए कदम उठाए गए हैं। तो फिर क्यों ये एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये सिर्फ 5% लोगों का बजट है? आपको नमस्कार मोनिका जी और प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आप बताइए कि अभी जो है मुझसे पहले अर्थशास्त्री जी बोले, बीजेपी के भी नेता बोले, इनमें से किसने कहा कि ये आम जनमानस का बजट है? अर्थशास्त्री जी ने भी कहा कि आम जनमानस का बजट नहीं है। आपने कहा महिलाओं की बात की गई, क्या महिलाओं की बात की गई है? ये बात की गई हुई है कि हम हर जिले में हॉस्टल खोलेंगे। जब महिलाएं बची रहेंगी तब तो आप हॉस्टल खोलेंगे ना, जब वो रहेंगी तब खोलेंगे। आपने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे युवाओं को। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे देंगे?
आपने कौन से ऐसे डिस्कस किए हैं? मैं सुन रही थी सीतारमण जी को, लगातार मैंने सुना और मुझे लगता है जनता भी सुन रही होगी कि क्या निकल करके आ रहा है। इन्होंने किसानों की बात की, फिशरी की बात की, डेयरी फार्म्स की बात की, पर आप ये देखिए कि उन डेयरी फार्म्स में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन को लेकर के कोई डिस्कशन निकल करके नहीं आ रहा है। आप रादर ये कह सकते हैं जो बनाया गया हुआ है ना बजट, आपने कहा ना कि हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। पैनल में उपस्थित कोई भी अगर इस चीज को जस्टिफाई कर दे कि ये आम आदमी का बजट है तो बताइएगा हमें। बजट जो है सप्लाई और स्ट्रक्चर पे फोकस करके किया गया हुआ है। बजट को आम जनमानस को उन्नति करके नहीं किया गया हुआ। ये कह रहे कि भारत देश विकसित होगा। कैसे विकसित होगा भारत देश मोनिका जी? आम जनमानस को विकसित करके विकसित नहीं होगा। हम ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म लेकर के आएंगे। हम कह रहे हैं हम 500 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक जो है मेडिकल कॉलेज बंद हो गया क्योंकि वहां पे 50 में 45 मुस्लिम हो गए हुए थे। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं। डेयरी, अगर फार्मर की बात कर लीजिए तो फार्मर्स में अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि जो उनका इनपुट होता है वो इनपुट इतना कॉस्टली हो रखा हुआ है, उसमें सब्सिडी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। आपने कहा कि हम लोन का स्लैब बढ़ा देते हैं। पहले आपको अगर 5 लाख मिलता तो आपको 6 लाख मिल जाएगा। हम कहते हैं पर उसमें सब्सिडी का स्लैब कितना बढ़ रहा है? सबसे इनपुट तो हमारा उतना ही चला जा रहा है। इन्फ्लेशन पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जब हम डेयरी फार्म की बात कर रहे होते हैं मोनिका जी, तो इनसे पूछो डेयरी फार्म ऐसा कि रेगुलर की चीजें हैं, रोज उसका जो है टैक्स का जो है, टैक्स की बात आपने नहीं की, उसका रोज प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा होता है। आपने जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए कौन सी ऐसी बात की हुई है? इन्फ्लेशन कंटिन्यूस, तो मैं करूं डायरेक्टली आप मत करिए किसान निधि की बात, आप मत बढ़ाइए स्लैब, पर आपने एमएसपी भी जो डिस्कस नहीं किया। हम हमेशा देखते हैं ठंडियों में जो है आलू किसान सड़क पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इसीलिए कर रहे होते हैं ना क्योंकि उनका एमएसपी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बिना फोकस किए हुए आम जनमानस को भारत देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। ये बजट अगर मोनिका जी आपको कहीं से कोई एक पॉइंट ऐसा मिलता हो, हमने इस चीजों से एग्री करते हैं कि देयर इज नीड ऑफ मेकिंग हॉस्पिटल, देयर इज नीड ऑफ कि आप कैंसर की दवाइयां कम कर दीजिए, उनके दाम पे फोकस करिए, आप कॉरिडोर्स बनाइए, मेडिकल कॉरिडोर्स बनाइए, वो सारी चीजें ठीक है। पर जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट युवा है, जो प्रेजेंट किसान है, जो प्रेजेंट महिला है, आप उनको दरकिनार करके कैसे बनाएंगे? ये जो बनाया गया हुआ, ये देखा जाए एक हमारे यहाँ जो रिसर्च सेक्शन में कहते हैं कि हमें कोई अगर प्रोजेक्ट लेना होता है, जनरली जो रिसर्च करते हैं वो जानते होंगे, सभी जानते हो सकता है पैनल में, हम एक प्रपोजल देते हैं। अगर आपको कोई शो चालू करना होगा तो आप एक प्रपोजल दे रहे हैं कि हमको शो चालू करना पड़ेगा, उसकी गारंटी आप ही बता सकते हैं, पर उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता है आम जनमानस को। तो उस तरीके से प्रपोजल जैसे बजट नहीं पेश किया जा सकता। आपने बजट पेश किया 2026-27 का और आप कह रही है प्रपोजल है 1947 का। आप समझ रहे हैं कि आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? आप प्रपोजल दे रहे हैं 2047 का, पर ये बजट था। आप जनता देख रही थी कि 2026 और 27 के बजट से उनको कौन सी रिलीफ मिल रही है। ये जितनी भी बजट में बातें की गई, चाहे वो किसान को लेकर के बातें की गई हो, चाहे सीतारमण जी बात कर रही थी विल फोकस ऑन द कोकोनट फार्मर्स आल्सो, पर कैसे फोकस करोगे? हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे बैठ करके मोनिका जी, हम मोनिका जी पे फोकस करेंगे, इन पे फोकस करेंगे, उन पे फोकस करेंगे, पर कैसे करेंगे? 2047 में हम फोकस करेंगे। हमारे पास में प्रॉपर रोड मैप नहीं है, बट वी विल बी वर्किंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दैट्स बहुत बढ़िया है, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे करिए। आपने जो है डिफेंस में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर जब वो डिफेंस में पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम व्हेन दिस अमाउंट और दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ योर फंड इज गोइंग टू डिफेंस सेक्टर, सो डेफिनेटली आपको जीडीपी पे ही फोकस करके वर्क करना पड़ेगा। एंड जीडीपी ग्रोथ, जब हम बात करें ग्रामीण की, जो भारत का कोर है, बैकबोन है फार्मर, हम डेयरी फार्म की बात कर ले, दैट्स द बैकबोन है, और उनके लिए आपने कुछ लेकर के आए ही नहीं है। आप कह रहे कि नहीं हम वो फोकस कर दे रहे हैं, हम सब्सिडी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोन स्लैब की बात करते हैं, हम इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा इतने देर तक बजट में ऐसी कौन सी बात निकल करके आई है जो किसान को राहत देने वाली हो? जो एजुकेशन में राहत देने वाला, तो एजुकेशन लोन की बात हुई ना, हायर एजुकेशन में मिलने वाली जो है स्कॉलरशिप की बात हुई जो कंटिन्यूसली डिडक्ट करता चला गया हुआ है सरकार ने, ना ही जो है जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाएगी उसकी बात हुई। अब ये कहने लगा कि नहीं ये जो सारी चीजें हैं कैसे क्रिएट करेंगे आप? आपने फोकस किया हुआ क्या हम ये कहें कि सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं? डॉक्टर पूजा मिश्रा, क्या हम ये कहें कि सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं लेकिन उन अनाउंसमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है? मोनिका जी, जो अनाउंसमेंट भी है ना वो 2047 का प्रपोजल, ये तो खुद जो है बोला भी, अर्थशास्त्री जी ने बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला,
दैट इज जस्ट सिंपली प्रपोजल फॉर 2047, 2026, 2027 की बात करिए ना। ये युवाओं को नौकरी चाहिए, जो आने वाले हमारे फ्यूचर है उनको पहले हमारे पास तो रहे, हम तो सरवाइव कर ले, उसके बाद में फिर फ्यूचर के जो है उनको नौकरियां दीजिएगा। आप उनके लिए नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट युवा वो उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, आपने उन पर डिस्कशन नहीं किया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये बड़ा जो है देश को तरक्की लेकर के जाएगा। आम जनमानस का बजट नहीं है, पर ये देश का बजट है। आम जनमानस का बजट नहीं है, पर इस देश का बजट है जो इस देश को विकास की राह में आगे लेकर जाएगा। और इसी को लेकर इस बार जो है वो पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हो रहा है। संजय भारद्वाज भी सीए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मुझे याद है पिछले साल की तस्वीर, जब बजट पेश हुआ था और इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए थे, तो और जिस तरीके की तमाम घोषणाएं थी, तालियां बज रही थी लोगों की, इतने अच्छे रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे थे। लेकिन इस साल कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और जब हम इनकम टैक्स स्लैब की भी बात अगर कर ले तो देखिए इस बार कोई बदलाव ही नहीं है, कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है। वित्त मंत्री सीधे कह देती हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है इस बार। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या ये जस्टिफाइड है या फिर जनता वाकई में जो उम्मीदें लगाए बैठी थी तो निराशा हाथ लगी है? देखिए, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी डिस्कस किया कि इट्स अ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस एंड इकोनॉमिक ड्रिवन बजट। बट हम जब इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले ही 2 रिफॉर्म्स पिछले एक बजट के साथ साथ ला चुके हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में आया, इनकम टैक्स में भी जो एक मेजर चेंजेस एग्जेम्पशन रेट में लास्ट टाइम भी मिडिल क्लास वाले एज को कंसल्ट किया। तो एक बड़ी कंट्री होने के साथ जो एक विजन रखना बहुत ज़रूरी है कोई भी कंट्री के लिए कि 2047 और 30 और 35 डिफरेंट विजन है द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन। सो उसको ध्यान में रखते हुए अब जो 1 अप्रैल 2026 से न्यू रिजिम आ रहा है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। सो ऑलरेडी कंट्री गेट द बेनिफिट अबाउट द मिडिल एज। बट हाँ, यस वी कैन से कि इस बजट के अंदर हमारा कोई स्लैब रेट पे बेनिफिट नहीं है, लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे काफ़ी चीज़ें हुई हैं एंड इट विल बी गोइंग टू बी इम्पैक्ट फर्दर। सो वी हैव टू वेट फॉर द डिटेल्स सर्कुलेशंस एंड पर ये बात संजय भारद्वाज जी बिल्कुल ठीक है जो आप भी कह रहे हैं कि चलिए ये भविष्य के लिए एक अच्छे कदम है जो उठाए गए हैं, लेकिन आज का क्या, वर्तमान का क्या? आज वर्तमान में जनता के हाथ में क्या है? क्या आज में वर्तमान में जो युवा है वो इसी तरीके से जेप्टो, ब्लिंकिट, मिंत्रा, पढ़ा लिखा युवा भी इस तरीके से डिलीवरी बॉयज का काम करता रहेगा, या वाकई में आज के युवा के हाथ में रोजगार है? देखिए, रोजगार की बात जहाँ तक है, ये हर गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई कोशिश होती है और विपक्ष के लिए हमेशा एक एजेंडा रहता है। और कंट्री जब भी सर्वाइव कर सकती है रोजगार आए। यस, बजट के अंदर अगर आप छोटे छोटे एंगल्स देखेंगे तो जब कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल थिंग्स में, लाइक यू कैन सी द सेमीकंडक्टर के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिफरेंट एम्स आ रहे हैं। ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 20,000 गाइड्स की ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट के साथ किया है। आईटी पार्क्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर टचेस हैं। तो ऐसा अगर हम किसी एक एंगल से देखें कि एक पर्टिकुलर वर्क को रोजगार मिलेगा, हम वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल बजट इट्स अ इंक्लूसिव बजट। वी कैन से दैट कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्री के अंदर बढ़ेगा तो रोजगार की व्यवस्था भी अपने आप बढ़ जाएगी, तो तब अपने आप रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी। आलोक वत्स जी का भी मैं यहाँ पर रुक करूंगी। आलोक वत्स जी, रोजगार की व्यवस्था तो बढ़ेगी जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये जिस तरीके से संजय भारद्वाज जी इस पॉइंट को यहाँ पर रख रहे हैं, बट यहाँ पर ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की भी बात अगर हम करें, 12.2 लाख करोड़ का जो है वो बढ़ाया गया है बजट यहाँ पर। इससे क्या आपको वाकई में लगता है जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई हैं, इस सब तक फायदा पहुंचेगा या फिर ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित रह जाएगा? पूजा ये सॉरी, अनम्यूट कीजिए पहले आलोक वत्स जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है प्लीज। जी आलोक वत्स जी बोलिए। अब आ रही? जी अब आ रही है ऑडियो, जी आ रही है, ओके आप बोलिए। देखिए, हमारे राज्य में जो भी प्रोविजन जिसके लिए किया जाता है वो 100% उसी की जेब में जाता है। और अभी मोनिका जी कह रही थी कि भाई अभी के लिए तो कुछ नहीं किया, 2047 में ही सब होगा क्या? तो ये हॉस्टल बनेंगे तो उसमें मोनिका जी नहीं रह सकती हैं?
नहीं सर, मैं तो अपने घर में 45 तक बनेगा ये हॉस्टल, और ये जल मार्ग बनेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा। ये 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, उसमें जनरेट नहीं होगा। ये MSME जो जिनको हम 10,000 करोड़ से बढ़ोतरी देने जा रहे हैं, या उनके उद्योग चलेंगे तो वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ये जो औरतों के लिए मेगा स्टोर ये खुलेंगे, उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ऐसा तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत अनेकों एग्जाम्पल हैं जिसमें रोजगार की भरपूर बढ़ने की संभावना है। जो यूनिवर्सिटीज खुलेंगे, क्या उसमें नए छात्र नहीं जाएंगे? लेकिन इनको अगर पूजा जी कह दें कि ये बजट बहुत अच्छा है, तो इनको वोट कौन देगा? अरे भाई अच्छा है तो चलने दो, तुम अपना रहो घर में बैठे हुए। तो इनके लिए तो ये अटमोस्ट नेसेसरी है कि इसको खराब कहना, क्योंकि ये राजनीतिक से प्रभावित होकर इनकी बाध्यता है। लेकिन देश का जनमानस अगर किसी सरकार को लगातार रिपीट कर रही है, बिहार में हम 5वीं बार रिपीट हो गए और भूतपूर्व वोटरों से, सरकार की नीतियों में नियत में विश्वास था तभी तो। और 2027 में भी हम रिपीट होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहां भी सरकार की नियत और नियति पर लोगों को पूरा विश्वास रहेगा। तो इसलिए, और जब तक आप दूरगामी मकान जब बनाते हैं रहने के लिए, झुग्गी से ट्रांसफॉर्म होते हैं अगर पक्के मकान में, तो मकान सिर्फ आपके लिए नहीं बनता है, ऐसा बनना चाहिए कि युगों तक उसमें आपका परिवार और पीढ़ी रह सके। भारत को आज उसकी आवश्यकता है। हम भी लोक लुभावन बजट दे सकते थे, पूजा जी को चॉकलेट पकड़ा के वाहवाही लूट सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना, बीमारी गंभीर हो तो कड़वी दवाई देनी पड़ती है। वही हम लेके चल रहे हैं। देश की जनमानस को हम पर पूर्ण विश्वास है और हम भारत को पूर्ण विकसित करके ही दम लेंगे। तो देश की जनता को विश्वास है, विकसित कर कर दम लेंगे, ये जो तमाम बड़े शब्द कहे जा रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा कुछ कहना चाह रही हैं। पूजा मिश्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसको हम और बेहतरीन तरीके से पहले आलोक वत्स जी की बात समझ लें, फिर आपके सवाल का जवाब आलोक वत्स जी ही सीधे देंगे। मैं पहले प्रवीण सिंघल जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रवीण सिंघल जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट उठा है, और यहाँ पर आलोक वत्स जी भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरीके से इस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसका फायदा आम जनमानस को ही तो मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो मैं ये समझना चाहती हूं कि इंफ्रा पर ये जो बड़ा दांव सरकार की तरफ से खेला गया है या खेला जा रहा है, क्या ये वाकई में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, रोजगार देगा, या फिर एक सिर्फ शॉर्ट टर्म पेन बनकर रह जाएगा? मैं आलोक जी की बात से इंडिया बढ़ेगा, तो वो कहां से, उसके लिए जॉब क्रिएशन होगी, इसके लिए हमें स्किल लेबर, अनस्किल लेबर सबकी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए MSME के लिए दिए गए हैं, और CGFT गारंटी जो है वो इन्वेस्टिंग डिस्काउंट के लिए भी दिए गए हैं। तो जो हमारा इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको अपनी नजर से चेक देखेंगे तो इसमें बहुत संभावना है, युवा के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और आम जनता के लिए भी। क्योंकि जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें मेटेरियल भी चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होती है, फिनेंस भी चाहिए होता है। तो जब हर चीज अवेलेबल है तो ये क्यों नहीं आम जनता के लिए बजट है? बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, आप अपनी बात रख सकती हैं जो आप कहना चाहती थी। और यहाँ पर हमने समझा प्रवीण सिंघल जी से, जो खुद भी वो कह रहे हैं कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंफ्रा पर अगर जोर दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए मौका सामने आएगा, महिला भी जो अगर काम करना चाहती हैं तो उनके लिए भी अच्छे अवसर होंगे। आप किस तरह से इससे सहमत हैं कि ये आज के लिए भी फिर यानी कि बेहतर हुआ, रोजगार मिल रहा है, और भविष्य के लिए भी विकसित भारत की दिशा में बेहतर हुआ? मोनिका जी, जो है अभी पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता के, उन्होंने कहा कि डॉक्टर पूजा जैसे युवाओं को उन्होंने जो है चॉकलेट नहीं पकड़ाई। हाँ, चुनाव नहीं है ना, चुनाव होता तो वो तो आचार संहिता लगी रहे तब 10,000 अकाउंट में हमारे आ गए होते। क्या बात कर रहे हैं, आगे दीजिए 2027 का चुनाव, तो अब अभी नहीं चॉकलेट पकड़ाएंगे, 5 रुपए का भी नहीं पकड़ाएंगे, 1 रुपए का भी नहीं पकड़ाएंगे, चुनाव रहेगा तो सब पकड़ाएंगे। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं हम, जो है चल रही है कि बार बार इकोनॉमिक्स बैठे हुए यहाँ पे, और सीए भी आपके पैनल में से पूछेगा कि भारत देश का ट्रेड डेफिसिट कितना चल रहा है।
अगर हम भारत देश की उन्नति की बात कर लें। और अभी जो जॉब की बात की जा रही है, मोनिका जी, जब मैंने पहली बार वोट किया था 2014 में, तब मेरी उम्र 18 साल की थी। अब मैं जो है 20 साल की हो गई हूँ और भाजपा की ही सरकार है और रोजगार के अवसर जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो आज जो है कैसा 1 फरवरी 2026 को जो बजट आया हुआ है, वो जितने जो युवा है, जो कह सकते हैं ये ऊर्जावान हमारे जो देश की जो हमारा देश है, ये युवाओं के लिए बिल्कुल जाना जाता है। बहुत अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भी हमारे देश में है। और इनके लिए कह रहे हैं कि कल से खुदाई चालू करेंगे हम। आपको लगता है कि जो आज अनाउंसमेंट हुआ है, कल से खुदाई चालू हो जा रही है? आप वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी देने चले जा रहे हैं। जो युवा बेरोजगार है, वो युवा को आज नौकरी चाहिए, उसका नहीं है कि आप खुदाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी मैप में कहा गया हुआ था कि वो जो है 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि हो ही नहीं सकती। जो हम हमेशा कहते हैं प्रोबेबिलिटी अरे पॉइंट में आनी चाहिए। अभी वर्तमान समय में आपने सिर्फ अनाउंस कर दिया हुआ है कि ये बजट हमारा निकल करके चला आ रहा है और उसमें ये फैक्ट की बात, टेक्सटाइल की बात कर रहे थे ना अभी, इनसे पूछिएगा कि टेक्सटाइल में कहाँ पे किस डायरेक्शन में फोकस किया गया हुआ है। अर्थशास्त्री जी ने बड़ा बढ़िया बात किया कि हम पहले जो है बांग्लादेश से ले रहे होते थे यार्न को, फिर यार्न वो फैब्रिक का बनाते थे, फिर फैब्रिक को हम लेकर के आते थे। टेलर पे फोकस किया आपने? टेलर का जो वहां पे टेलरिंग कर रहा है उसको करेंगे ना। जब नए ज्वाइन करेंगे वो बात की बात हो जाएगी, वो अभी वर्तमान में नहीं। जो प्रेजेंट जो अभी फार्मर्स है, जो प्रेजेंट युवा है, जो प्रेजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं लेकर के आए हैं। आपने फिर दरकिनार कर रखा हुआ है आम आदमी, किसान, युवा को। कह रहे कि हम दरकिनार करके फिर आगे बढ़ेंगे। आलोक जी ने कहा कि क्या जब ये हॉस्टल्स बनेंगे तो मोनिका जी, आप और डॉक्टर पूजा ने की सच्चाई यही है कि नहीं रहेगा आज का युवा। आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। 2020 से 27 का बजट है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया आपने, आपने एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रखा हुआ। एजुकेशन में इनसे पूछिएगा कि जो पहले रिसर्च सेक्शन में फंडिंग किया जाती थी, पिछले सरकार किया करती थी, वो उसका जो पोर्टल होते थे वो साल में 2 बार खुला करते थे। 2 बार आप जो है रिसर्च एप्लीकेशंस लगाइए, आपको सरकार की तरफ से रिसर्च करने के लिए फंड दिया जाता था। पर इनकी सरकार बनी हुई। डॉक्टर पूजा मिश्रा से कांटेक्ट हमारा किसी टेक्निकल एरर की वजह से टूट गया है। हम एक बार फिर से डॉक्टर पूजा मिश्रा से कनेक्ट करेंगे, लेकिन पूजा मिश्रा का या फिर ये कहिए कि विपक्ष का सवाल यहाँ पर ये है कि सब भविष्य को लेकर बात हो रही है लेकिन वर्तमान के लिए आज कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ संजय भारद्वाज भी है। संजय भारद्वाज जी, देखिए बातें तो है कि सब भविष्य की बातें हो रही है, वर्तमान के लिए। पूजा मिश्रा जी से पहले मैं रिकनेक्ट करना चाहूंगी। पूजा मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है? अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, जल्द दोबारा कनेक्ट करेंगे पूजा मिश्रा जी से। संजय भारद्वाज के पास आते हुए, संजय भारद्वाज जी, ठीक है, ये बात तो है, देखिए फैक्ट है कि भविष्य की बात हो रही है, इंफ्रा वगैरह, ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो वादे हैं, ये सब भविष्य के लिए है। लेकिन अभी मौजूदा हाथ में अगर जनता ये कहे कि कल से तो हमें ये अच्छी चीज़ मिल रही है, वो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्या वाकई में सिर्फ एक झुंझुना देने का काम किया गया है? ये एक बड़ा पॉइंटर है। और जो सैलरी क्लास एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए इस बजट के माध्यम से क्या पिटारे में से निकला है जिससे वो संतुष्ट हो पाए कि हाँ, हमारे लिए ये वाकई में एक बड़ा पॉइंट है? मोनिका जी, देखिए, मैंने अभी जैसे भी पहले कहा था ना कि जब कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट पास ऑन करती है थ्रू अ बजट, तो वो 2 तरीके से इसको पॉलिटिकली झुंझुना बोलते हैं कि जो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग, इन फॉर्म ऑफ स्लैब रेट चेंजेस, या कोई डायरेक्ट बेनिफिट जॉब ऑफर दिए जाते हैं, वो यस एग्रीड की इस बजट के अंदर कहीं भी प्राइमा फेसी नहीं है। लेकिन जो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिए जाते हैं वो सिर्फ इलेक्शन ईयर्स में दिए जाते हैं। तो अभी के लिए जब गवर्नमेंट एक पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है, तो हमेशा मैं अपने शास्त्री जी से और जो बीजेपी के नेता अपने कनेक्टेड है, मैं उनसे एग्री करूंगा इस बात पे कि जब हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जाना है और हर एक बिजनेस ओनर के लिए, हर एक वुमेन के लिए, हर एक स्मॉल एसएमई और एमएसएमई के लिए उनको भी बेनिफिट पहुंचाना है, तो तब तक हम उनको स्ट्रांग नहीं करेंगे कि वो अच्छा बिजनेस कर पाए। अगर एम्स खोलेंगे तो एम्स में जॉब्स भी जनरेट होंगी, आईटी पार्क खोलेंगे तो उसमें जॉब्स भी जनरेट क्रिएट होंगी। तो हम ये इसको नकार दें कि अगर हम 2-3 सालों में जाके एक बजट का इन्वेस्टमेंट लगेगा और जो उससे जॉब इंक्रीज होगी तो उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हम एक पॉलिटिकल बजट के लिए हम एक बेनिफिट डायरेक्टली पास ऑन कर दें। तो आई एम नॉट एग्री विद दैट, ऑल्दो आई ऑलरेडी टोल्ड कि पिछले 2 सालों के अंदर आप गैप में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इस तरीके के जो पॉलिटिकली लोग बोलते हैं झुंझुना, यस, डिफरेंट बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन दिए हैं इन फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बजट इस बार आया है, ये बजट को लेकर अलग अलग मत, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल आप सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर रखी, अपना अपना पक्ष रखा और विश्लेषण में साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी पैनलिस्ट का। तो कुल मिलाकर बजट 2026-27 अब पेश हो चुका है और इसको लेकर अलग अलग तरह के मत हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 के विजन की बात करते हैं, तो उस विजन को पूरा करने के लिए ये जो बजट है, जो वित्त मंत्री ने आज पेश किया है, ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन दूसरा वर्ग, एक दूसरा पक्ष ये भी है जो ये कह रहा है कि लोक लुभावन वादे तो कर दिए गए हैं, भविष्य की बातें तो कर दी गई हैं, लेकिन वर्तमान में आज के नाम पर हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जिससे हम वाकई में संतुष्ट हो सके। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने हैं, इस पर विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।